आज निकल पड़े हैं ऐसे सफर पर जहां प्रकृति ने अपनी कल्पना की सबसे सुंदर तस्वीर उतारी है। ये है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। दक्षिण भारत की हरी भरी पहाड़ियां जो अपनी नीली धुंध, बेमिसाल जंगलों और अनगिनत जीव जंतुओं की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। नीलगिरी नाम ही बताता है नीले रंग के पहाड़। जब सूरज की रोशनी इन पर्वतों पर पड़ती है और यहाँ फैली विशेष किस्म की वनस्पति और हवा की नमी आपस में मिलकर वातावरण को नीला आभास देती है, तो ये पूरा इलाका एक जादुई नीले पर्दे से ढका हुआ लगता है। भारत के दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों की सीमाओं को छूती हुई ये पर्वत श्रृंखला फैली है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा वेट्टा, जो लगभग 2637 मीटर यानी 8650 फीट ऊंची है। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम स्थल है, यानी ये जगह भारत की पर्वतीय धरोहर को जोड़ती है। ये इलाका न सिर्फ पहाड़ों से भरा है, बल्कि यहाँ की घाटियां, झरने, घास के मैदान और चाय के बागान मिलकर इसे एक स्वप्नलोक जैसा रूप देते हैं। यहाँ का मौसम पूरे साल ठंडा और सुखद रहता है। गर्मियों में जब मैदानी इलाके जलते हैं तो नीलगिरी अपनी ठंडी हवाओं से राहत देता है। बरसात में यहाँ के जंगल बादलों से भर जाते हैं, झरने जीवंत हो उठते हैं और पूरा क्षेत्र हरे रंग से ढक जाता है। सर्दियों में यहाँ की वादियों में कोहरा फैल जाता है और पेड़ों पर ओस जम जाती है, मानो प्रकृति ने मोतियों की चादर ओढ़ ली हो। नीलगिरी सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि जैव विविधता का खजाना भी है। यहाँ के जंगलों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण वन और ऊंचाई पर मिलने वाले शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन शोला जंगलों और घास के मैदानों का संयोजन ऐसा है जो पूरी दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है। यहीं से दक्षिण भारत की कई बड़ी नदियां निकलती हैं, जैसे कावेरी, भवानी और भद्रा। ये नदियां लाखों लोगों की प्यास बुझाती हैं और कृषि को जीवन देती हैं। नीलगिरी का जंगल अनगिनत जीवों का घर है। यहां मिलता है नीलगिरी ताहर, एक दुर्लभ और संकटग्रस्त बकरी जैसी प्रजाति जो सिर्फ यहीं पाई जाती है। एशियाई हाथी यहां के जंगलों में आज भी बड़ी संख्या में घूमते हैं। बाघ, तेंदुआ और गौर जैसे शक्तिशाली जीव इस क्षेत्र की पहचान है। पक्षियों में मलबार ट्रोगन, ग्रेट हॉर्नबिल और नीलगिरी फ्लाई कैचर जैसी दुर्लभ प्रजातियां यहां की शोभा बढ़ाती हैं। यहां के जंगल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जा चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। नीलगिरी सिर्फ प्रकृति की कहानी नहीं है। यहाँ की घाटियों और वादियों में सदियों से जनजातीय समुदाय बसे हैं। टोडा जनजाति जो अपनी विशिष्ट संस्कृति, ऊनी वस्त्र और भैंस पालन की परंपरा के लिए जानी जाती है। कुरुम्बा और इरुला जनजातियां जो जंगलों से जुड़ी हुई हैं और औषधीय पौधों तथा शिकार के पारंपरिक ज्ञान की धनी हैं। इनकी जिंदगी नीलगिरी की आत्मा है। ये लोग प्रकृति के साथ ऐसे जुड़ते हैं जैसे पेड़ से पत्ते। 19वीं सदी में जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, तो उन्हें दक्षिण भारत की भीषण गर्मी से राहत चाहिए थी। उन्होंने नीलगिरी की ठंडी वादियों को देखा,
और यहाँ ऊटी, कुन्नूर और कोटागिरी जैसे हिल स्टेशन बसाए। ऊटी को तो अंग्रेजों ने क्वीन ऑफ हिल्स कहा। उन्होंने यहां चाय और कॉफी की खेती शुरू की। आज नीलगिरी की चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, अपनी खुशबू और गाढ़े स्वाद के लिए। नीलगिरी की वादियों में आज भी कुछ शहर और कस्बे बसे हैं जो प्रकृति और आधुनिकता का संगम दिखाते हैं। ऊटी झीलों, बॉटेनिकल गार्डन और चाय बागानों के लिए मशहूर है। कुन्नूर अपनी नीलगिरी चाय और साइलेंट घाटियों के लिए। और कोटागिरी नीलगिरी का सबसे पुराना हिल स्टेशन है। इन शहरों के बीच से गुजरती है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। भाप के इंजन वाली ये ट्रेन जब सुरंगों और घाटियों से गुजरती है तो मानो समय पीछे चला जाता है। कल्पना कीजिए कि घाटी में बादल तैर रहे हैं, ऊपर देवदार और यूकेलिप्टस के ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं। झरनों की आवाज गूंज रही है और दूर तक फैली चाय की कतारें मानो हरी कालीन बिछी हो। नीलगिरी में हर कोना तस्वीर जैसा है, हर मोड़ पर नया दृश्य, हर घाटी में नई कहानी। नीलगिरी की वादियों में जब आप उतरते हैं तो यहां की आत्मा सबसे पहले महसूस होती है। जनजातियां, ये वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से इन पर्वतों को अपना घर बनाया। उनकी जिंदगी पेड़ों, नदियों और धरती के साथ बंधी है। टोडा जनजाति। टोडा लोग छोटे छोटे अर्धगोल आकार के घरों में रहते हैं, जिन्हें मंड कहा जाता है। इन घरों की छत घास फूस से ढकी होती है और प्रवेश द्वार इतना छोटा कि अंदर झुककर ही जा सकते हैं। यह प्रतीक है विनम्रता और सुरक्षा का। टोडा लोग भैंस को पवित्र मानते हैं। उनकी पूजा, उनकी रीति रिवाज, यहां तक कि उनके गीत और नृत्य सब भैंस से जुड़े हैं। भैंस का दूध उनके लिए भोजन ही नहीं बल्कि संस्कृति की आत्मा है। कुरुम्बा और इरुला जनजातियां। कुरुम्बा लोग जंगलों के महान ज्ञाता हैं। उन्हें पता है कि कौन सा पौधा दवा है और कौन सा जहर। उनके पास औषधियों का ज्ञान है जो पीढ़ियों से हस्तांतरित हो रहा है। इरुला लोग सांप पकड़ने और औषधीय जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आज भी कई वैज्ञानिक उनके ज्ञान से प्रेरणा लेते हैं। जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने नीलगिरी की घाटियों में अपनी छाप छोड़ी। ऊटी में आज भी स्टोन हाउस, गवर्नर हाउस और क्राइस्ट चर्च जैसे औपनिवेशिक भवन खड़े हैं। ये इमारतें एक कहानी कहती हैं कि कैसे पहाड़ों की ठंडी वादियों ने अंग्रेजों को अपने करीब खींचा। अंग्रेजों ने यहां की जीवन शैली बदली। उन्होंने चाय, कॉफी और यूकेलिप्टस की खेती शुरू की। आज ये पौधे इस भूमि का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इस बदलाव ने मूल जंगलों पर गहरा असर डाला है। आज नीलगिरी की पहचान उसके चाय बागानों से भी है। जब आप कुन्नूर या कोटागिरी की घाटियों में चलते हैं तो हर ओर हरे रंग की ढलानें दिखाई देती हैं, मानो धरती ने हरे रंग की पोशाक पहन ली हो। नीलगिरी की चाय अपनी सुगंध, हल्केपन और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। दुनिया भर के बाजारों में इसे नीलगिरी टी के नाम से बेचा जाता है। यहां हजारों मजदूर इन बागानों में काम करते हैं, सुबह से शाम तक पत्तियां तोड़ते हुए। उनकी जिंदगी आसान नहीं, लेकिन उनकी मेहनत ने नीलगिरी को वैश्विक पहचान दी है। ऊटी आज भी क्वीन ऑफ हिल्स कहलाती है। यहाँ की झीलें, बॉटेनिकल गार्डन और चॉकलेट फैक्ट्रियां पर्यटकों को खींच लाती हैं।
लेकिन इसके पीछे छुपा है एक संघर्ष कि कैसे पर्यटन बढ़ने से जंगल सिकुड़ रहे हैं और प्रदूषण धीरे धीरे इस वादी में दस्तक दे रहा है। कुन्नूर अपेक्षाकृत शांत है। यहां की वादियां चाय की खुशबू से महकती है। ब्रिटिश समय की पुरानी कोठियां आज भी यहां मौजूद है। कोटागिरी का मौसम साल भर इतना संतुलित रहता है कि इसे धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है। यहां की घाटियां अपेक्षाकृत कम भीड़भाड़ वाली हैं, इसलिए यहां प्रकृति की शांति ज्यादा महसूस होती है। नीलगिरी की असली धरोहर उसके जंगल और जीव जंतु हैं, लेकिन इन पर लगातार खतरे बढ़ रहे हैं। सड़कों और रेल लाइनों के कारण हाथियों के गलियारे टूट रहे हैं, जिससे हाथियों और इंसानों के बीच टकराव बढ़ रहा है। जंगल कटने से नीलगिरी ताहर जैसी दुर्लभ प्रजातियां संकट में हैं। बाघों और तेंदुओं के लिए पर्याप्त क्षेत्र सिकुड़ रहा है। फिर भी कई प्रयास हो रहे हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ वायनाड, मुदुमलाई और साइलेंट वैली जैसे राष्ट्रीय उद्यान जुड़े हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और ये भारत के संरक्षण प्रयासों की एक बड़ी मिसाल है। नीलगिरी की धरती पर त्योहार भी अनोखे हैं। टोडा जनजाति अपने पवित्र भैंसों के उत्सव मनाती है। कुरुम्बा लोग जंगल के देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ की हर परंपरा प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। नीलगिरी की वादियों में जब बांसुरी की धुन बजती है या जनजातीय ढोल गूंजता है, तो लगता है कि मानो खुद पर्वत गा रहे हों। यहाँ के लोकगीत, यहाँ की बुनाई, यहाँ की कढ़ाई, सब में प्रकृति का स्पर्श है। नीलगिरी जो कभी सिर्फ शांति और हरियाली का पर्याय थी, आज कई संकटों से जूझ रही है। यहाँ के जंगल सिकुड़ रहे हैं। पहाड़ों पर नई नई सड़कें, होटल और रिसोर्ट्स बन रहे हैं। जहां पहले पंछियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां पर्यटकों की गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। जहां कभी हाथी अपने झुंड के साथ स्वतंत्र घूमते थे, आज वो गांव में घुस आते हैं, क्योंकि उनके रास्ते काट दिए गए हैं। हर साल लाखों लोग ऊटी और कुन्नूर घूमने आते हैं। यहाँ की झीलें, बागान और हरे भरे दृश्य उन्हें खींचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीलगिरी इतना बोझ उठा सकती है? प्लास्टिक कचरा हर जगह फैल रहा है। झीलों का पानी प्रदूषित हो रहा है। होटल और गेस्ट हाउस पेड़ों की जगह ले रहे हैं। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार भी है, लेकिन यही पर्यटन अगर अनियंत्रित रहा तो ये वादियां अपनी सुंदरता खो सकती हैं। नीलगिरी की वादियां सिर्फ स्थानीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक बदलावों से भी प्रभावित हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन ने यहाँ की बारिश के पैटर्न को बदल दिया है। जहां पहले नियमित मानसून होता था, पर अब बारिश अनिश्चित हो गई है। कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा। तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे शोला फॉरेस्ट और घास के मैदान खतरे में हैं। कई पौधे और जानवर जो ठंडे मौसम में ही जीवित रह सकते हैं, धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले दशकों में नीलगिरी की जैव विविधता गहरी चोट खा सकती है। आज नीलगिरी में सबसे बड़ी समस्या है इंसान और जानवर का संघर्ष। हाथी, जो जंगलों के राजा हैं, अब गांवों में घुस आते हैं। फसलें नष्ट हो जाती हैं और कभी कभी जान भी चली जाती है। लेकिन क्या दोष सिर्फ हाथियों का है? नहीं, असल में उनके पुराने रास्ते, जिन्हें हाथी गलियारे कहा जाता है,
इंसानों ने काट दिए हैं। उन गलियारों पर अब सड़कें हैं, बस्तियां हैं, रेल की पटरियां हैं। जब रास्ता बंद होता है तो हाथी मजबूर होकर इंसानी इलाकों में आ जाते हैं। ये संघर्ष दोनों के लिए दुखद है। आज भी नीलगिरी की जनजातियां यहां रहती हैं, लेकिन उनका जीवन बदल रहा है। पहले वो प्रकृति पर निर्भर थे। जंगल उनकी दुकान थे और नदी उनका कुआं। अब आधुनिकता ने उनकी परंपराओं को तोड़ दिया है। कई टोडा और कुरुम्बा युवा अब शहरों में काम करने लगे हैं। उनकी भाषा, उनके गीत, उनका पारंपरिक ज्ञान धीरे धीरे खो रहा है। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। सरकार और स्थानीय संगठन मिलकर नीलगिरी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ने एक सुरक्षा कवच दिया है। हाथियों के लिए विशेष गलियारे संरक्षित किए जा रहे हैं। जनजातियों के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पर्यटक आएं लेकिन प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। नीलगिरी आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक ओर है आधुनिक विकास, सड़कें, पर्यटन और उद्योग, और दूसरी ओर है प्रकृति, जंगल, नदियां और जीव जंतु। अगर हम संतुलन नहीं बना पाए तो आने वाली पीढ़ियां शायद इस नीले स्वर्ग को सिर्फ तस्वीरों और किताबों में देखेंगी। लेकिन अगर हमने समझदारी दिखाई तो नीलगिरी आने वाले हजारों साल तक वैसे ही नीली धुंध में ढकी रहेगी। कल्पना कीजिए, सांझ का समय है। नीलगिरी की घाटियों में कोहरा उतर रहा है। दूर पहाड़ पर एक हाथी अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चल रहा है। पेड़ों पर पंछी घर लौट रहे हैं और हवा में चाय की हल्की सी खुशबू घुली है। यही है नीलगिरी, जहां पर्वत आसमान को छूते हैं, जहां जंगल जीवन को जन्म देते हैं और जहां संस्कृति और प्रकृति एक दूसरे से मिलकर अनंत कहानी बुनते हैं। नीलगिरी सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये धरती की धड़कन है।